नए चैप्टर का नाम है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है डेप्रीसिएशन, एक पार्ट है अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन का क्या मतलब होता है जी? सही, दोनों का मतलब जो है वैसे तो होता है गिरावट। डेप्रीसिएशन का मतलब भी गिरावट है और अमोर्टाइजेशन का मतलब भी गिरावट है। बस फ़र्क ये है कि जब आपके किसी टेंजिबल एसेट में गिरावट होती है तो डेप्रीसिएशन कह देते हैं, है ना। तो जब किसी भी टेंजिबल एसेट में गिरावट होती है तो डेप्रीसिएशन कह देते हैं, और जब किसी भी इनटेंजिबल एसेट में गिरावट होती है तो अमोर्टाइजेशन कह देते हैं। तो ये बस इतना सा फ़र्क है। बाकी दोनों की खूबसूरती ये है कि दोनों ही हमारे बिज़नेस के नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या है, एक्सपेंस। ये दोनों ही बिज़नेस के नज़रिए से क्या है, एक्सपेंस। और ऐसे वैसे एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस है, राइट। तो ये दोनों ही बिज़नेस के नज़रिए से क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। तो जिनको नॉन कैश एक्सपेंस का वैसे मतलब नहीं पता, तो जिन्हें पता है वो बताओ। जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, हाँ, क्योंकि आप किसी को जेब से निकाल के तो पैसे दे नहीं रहे, राइट। तो नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब वही हो गया कि जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल सही, है ना। तो ये दोनों ही नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। बस तो ये चैप्टर है बेसिकली। तो खैर पहले हम डेप्रीसिएशन पे फोकस करेंगे, फिर अमोर्टाइजेशन पे बाद में फोकस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है छोटा सा। तो दोनों का मतलब ये है कि हमारे एसेट की वैल्यू में गिरावट हो जाती है, और वो गिरावट जो है बेसिकली टेंजिबल एसेट में भी हो सकती है और इंटेंजिबल एसेट में भी हो सकती है। चलो तो फर्स्ट एरो डाल के लिखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। डेप्रीसिएशन अकर्स ड्यू टू, डेप्रीसिएशन जो होता है वो क्यों होता है? तो सबसे पहले डैश डाल के, ए नॉर्मल वेयर एंड टेयर, मतलब ये कि आप रोज़मर्रा में उसको यूज़ करते रहते हो, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। बी दूसरा रीज़न, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, EFFLUX, एफ्लेक्स ऑफ टाइम। एफ्लेक्स का मतलब होता है बीत जाना, टू पास ऑन। तो एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब समय का बीतना। तो डेप्रीसिएशन किसी भी एसेट में जनरली समय की वजह से भी हो जाता है। आप आज कोई चीज़ खरीदते हो तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि 10 साल का समय बहुत लंबा समय है। तो समय की वजह से भी डेप्रीसिएशन हो सकता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एफ्लेक्स ऑफ टाइम। और तीसरा होता है, ये भी आपने बचपन में शायद सुना होगा, इसको बोलते हैं फोरसीन ऑब्सोलीसेंस। फोरसीन ऑब्सोलीसेंस। फोरसीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, और ऑब्सोलीसेंस का मतलब आप बताओगे पुरानी किस वजह से, नहीं यूज़ करने की वजह से नहीं, हाँ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से, यार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से या इनोवेशन की वजह से। अब आईफोन 17 आने वाला है तो पुराने वाले आईफोन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलीसेंस। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन किसी भी रीज़न से हो सकता है।
तो आप उसको जनरली तो यूज़ करते हो, उस वजह से हो जाता है, और समय के बीतने की वजह से हो जाता है, या फिर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस की वजह से भी हो सकता है डेप्रिसिएशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है? तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो इसमें 3 बाइफर्केशन कर लेते हैं इसी के नीचे हेडिंग डाल के। तो सबसे पहला और सबसे मेन फैक्टर तो होता है, इसको बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो एसेट की कॉस्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन की वैल्यू मतलब इफेक्ट होती है। अगर एसेट की कॉस्ट होगी 1 करोड़ तो डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगा। एसेट की वैल्यू होगी 1 लाख तो डेप्रिसिएशन भी कम होगा। तो आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है उस हिसाब से भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरा होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब कितने साल ये चलेगा, है ना, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल ये चलेगा। तो जब मैंने वो प्रोजेक्टर ख़रीदा था जो आपके सर के ऊपर टंग रहा है दोस्त, तो मैंने उससे पूछा कि भैया इसकी लाइफ क्या है, तो उसने कहा 5000 घंटे। तो उसने इस प्रोजेक्टर की लाइफ क्या बताई, 5000 घंटे। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आपकी तरह कि ये 5 साल 10 साल बोलेगा लेकिन कई बार कुछ चीज़ों की लाइफ जो होती है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स भी होती है। तो ये प्रोजेक्टर जो है ये 5000 घंटे चलेगा। तो हर बार लाइफ का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, लाइफ का मतलब प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ होती है इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। और तीसरा फैक्टर होता है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जिसको बच्चे प्यार से गली मोहल्ले में रेसिडुअल वैल्यू भी कह देते हैं। तो रेसिडुअल वैल्यू का क्या मतलब, यूज़ करने के बाद जितने में आप बेचोगे। जब आपकी मशीन ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो जब वो बेकार हो जाएगी तो फिर आप उसको बेच दोगे। तो 100 रुपये में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में, जितने भी रुपए में बेचोगे तो उसको बोल देते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो पता होना चाहिए, जिसमें बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, वो होता है कॉस्ट। तो आप मशीन की कॉस्ट कैसे पता लगाओगे, या मतलब कॉस्ट किसे बोलते हैं? तो बताओ कॉस्ट का मतलब क्या। तो सबसे पहले तो परचेज प्राइस। तो जितने भी रुपए की आप मशीन खरीदते हो, तो मान लो आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। अब मशीन खरीदने से काम नहीं बनता, मशीन को इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा, तो इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस हो जाते हैं। तो ये प्रोजेक्टर जब मैंने ख़रीदा 2 लाख रुपए का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्टर ख़रीदा और काम ख़त्म, फिर प्रोजेक्टर को इंस्टॉल भी करवाया। तो इंस्टॉल करने वाले आदमी ने 5000 रुपये लिए, तो इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद जापान से एक इंजीनियर बुलवाया जिसने इसको पूरा सेट करके चला कर दिखाया, तो अदर रिलेटेड एक्सपेंस भी हो जाते हैं कुछ, उसने भी 10,000 रुपये लिए। और फिर जब मैं रास्ते से ला रहा था प्रोजेक्टर को तो टैक्स लग गया, तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है।
तो मतलब इन नटशेल ये कि कुछ खर्चे भी और साथ में जुड़ सकते हैं जब तक प्रोजेक्टर बिल्कुल रेडी टू यूज़ ना हो जाए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट का मतलब होता है कि जितने का आप खरीदते हो या कुछ इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस देते हो या कुछ और एक्सपेंस का खर्चा करते हो, और मेनली अगर टैक्स अगर कोई लग रहा है उस पर तो वो भी आप जोड़ लेते हो। बस टैक्स में इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आपका टैक्स नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। ये टैक्स कौन सा होना चाहिए? नॉन रिफंडेबल। तो बच्चा कहता है रिफंडेबल क्या होता है फिर? जो पैसे वापस मिल जाए। बिल्कुल सही। कभी कभी आप सरकार को कोई ऐसा टैक्स देते हो जो सरकार आपको कुछ समय के बाद वापस भी कर देती है ना। तो जब आप बड़े हो जाओगे तब आप ये पढ़ोगे, अभी तो छोटे हो तो इसलिए इन सब चर्चाओं पे नहीं जा रहे। लेकिन कभी कभी कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो आप सरकार को पे तो करते हो लेकिन बाद में सरकार वो आपको वापस भी कर देती है। तो जब वापस ही मिल गया तो फिर तो उसको एक्सपेंस नहीं मानोगे, तो हम इसलिए उनको नहीं लेते। तो हम सिर्फ कौन से टैक्स को जोड़ेंगे? नॉन रिफंडेबल, जो हमारा खर्चा है बेसिकली, है ना। तो क्लियर हो गया कॉस्ट। चलो, तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो मतलब आपके एसेट की कॉस्ट पर, आपके एसेट की लाइफ पर, आपके एसेट के स्क्रैप वैल्यू पर, इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। उसके बाद एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोटा सा नेक्स्ट हेडिंग डाल के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हैं? क्या ज़रूरत है डेप्रिसिएशन निकालने की? यूज़फुल लाइफ तो बता ही दिया था शुभम भाई। यूज़फुल लाइफ मतलब कितने साल चलता है, और स्क्रैप वैल्यू मतलब जब मशीन बेकार हो जाएगी तो कितने का बेचोगे। तो यूज़फुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू तो क्लियर था सबको। चलो, तो फिर अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम क्यों निकालते हैं? तो वैसे तो 4 छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं थ्योरी के लिए। पहला तो है ट्रू रिजल्ट्स। इससे हमें सच पता चलता है। रिजल्ट्स का मतलब हो गया एक तरह से, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट या लॉस। तो जब आप डेप्रिसिएशन लिखते हो तो उसके बाद आपका प्रॉफिट सही आता है। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लिखोगे तो गलत प्रॉफिट आएगा। इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट जो है उसमें आप एसेट की वैल्यू लिखते हो, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, और अगर नहीं करोगे डेप्रिसिएशन माइनस तो फिर गलत वैल्यू आएगी। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आपकी बैलेंस शीट की भी सही पोजीशन शो हो। इसी तरह थर्ड ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब आपने वो फाइनल अकाउंट्स वाला जो चैप्टर अगर पढ़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला, है ना, तो उसमें अगर आप कोई मशीन यूज़ कर रहे हो और उस मशीन को यूज़ करने में उस मशीन का कोई डेप्रिसिएशन हो गया तो वो भी तो आपका खर्चा है एक तरह से, है ना। तो वो भी तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में लेते थे, याद है। तो अगर आप डेप्रिसिएशन को नहीं लिखोगे तो फिर तो कॉस्ट भी गलत आ जाएगी। तो इसीलिए हमको अगर सही कॉस्ट लिखनी है तो इसीलिए हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन को निकालने का ऑब्जेक्टिव्स बड़े सिंपल और क्लियर हैं कि आपका प्रॉफिट सही होना चाहिए, आपकी बैलेंस शीट सही होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट सही निकलनी चाहिए, और एक और चौथा ऑब्जेक्टिव होता है इसका, टू एक्यूमुलेट
फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ये वाला घर से ज़रूर रट के जाना, ये वाला ट्रू फॉल्स में काफ़ी बार पूछा है एग्ज़ाम में। टू एक्यूमुलेट्स फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, तो इस पे स्टार लगा लेते हैं। चलो, तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है बताओ, कि हम डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लिखा है टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो बताओ, मतलब है इसका आइडिया किसी को? चलो ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली मतलब थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, आपको सुनने में अजीब सा लगेगा, तो बस सुन के समझ के ज़्यादा स्ट्रेस मत डालना। समझ आ जाए तो ठीक, ना समझ आए तो रट के काम चला सकते हो। लेकिन हाँ, कहानी क्या है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं डेप्रीसिएशन को मानता हूँ कि लेट्स एज्यूम मेरा डेप्रीसिएशन हो गया 20 रुपये का। तो डेप्रीसिएशन अगर मैं 20 रुपये का दिखाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट जो है कितना शो हो गया, 80, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, डेप्रीसिएशन जो है वो एक कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है ना। तो अब ध्यान से देखना, मैं अपना प्रॉफिट कितना शो कर रहा हूँ बुक्स में, 80, लेकिन मेरी जेब में, एक्चुअल में मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 100। बात समझ आ रही है कि मेरा बुक्स में प्रॉफिट कितना शो हो रहा है, 80, मतलब मैं बुक्स में प्रॉफिट कितना शो कर रहा हूँ, 80, लेकिन मेरी जेब में कितने रुपए हैं, 100। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जेब में भी मान लेता हूँ कि 80 ही हैं, और 20 रुपये जो जेब में है उसको छुपा के रख लेता हूँ। उसको क्या कर देता हूँ, छुपा के रख लेता हूँ। तो वैसे तो मेरी जेब में कितने हैं, 100, लेकिन दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए मैं अपनी जेब में 80 रख लेता हूँ और 20 रुपये को छुपा लेता हूँ। अब अगले 5 साल तक अगर मैं लगातार ये सेम चीज़ करता हूँ, मैं मान लेता हूँ मेरे पास मशीन 5 साल तक चलेगी, तो अगर मैं सेम प्रोसेस 5 साल तक करता हूँ तो वही प्रॉफिट हर साल 80 दिखाता हूँ, वही डेप्रीसिएशन हर साल 20 दिखाता हूँ, तो मैंने 5 सालों में कितने रुपए अपने पास छुपा लिए, 100 रुपये छुपा के रख लिए एक तरह से। हर साल 20 रुपये छुपाता जा रहा हूँ, छुपाता जा रहा हूँ, छुपाता जा रहा हूँ। तो 5 साल बाद मेरे पास टोटल छुपे हुए पैसे कितने बन जाएंगे, 100 रुपये बन जाएंगे। तो 5 साल बाद अगर मुझे 100 रुपये का दोबारा से एसेट ख़रीदना हो या मशीन ख़रीदनी हो, तो वो मैं 100 रुपये इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो डेप्रीसिएशन जो होता है वो एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जो आपको एक्चुअल में जेब से देना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सपेंस दिखाते हो ताकि आपके प्रॉफिट कम हो जाएं और आप अपने 20 रुपये को छुपा सको। ये एक मतलब कहने का तरीका है, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें हैं ये वाली, है ना। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसमें जो क्रिटिकल बातें वो आपको इंटर और फाइनल में समझ आएंगी। लेकिन हाँ, आप इंग्लिश के 2 शब्द मेरे पीछे पीछे बोल के रट लो जो एग्ज़ाम में पूछता है कि डेप्रीसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बोलो टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। हाँ, तो एक बार और बोल लो, टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। हाँ बस, हाँ तो बस इतना रट लो, है ना। बाकी वो क्रिटिकल बातें हैं वो मतलब छोड़ो आप। तो डेप्रीसिएशन जो होता है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है,
तो दिखाने के लिए खर्चा है, मतलब दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए खर्चा है, लेकिन एक्चुअल में जेब से कुछ जा नहीं रहा। चलो ठीक है, तो खैर ये थ्योरेटिकल बातें हैं ये सब जो हमने अभी लिखी। अब लिखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा मेन काम शुरू होगा इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट पॉइंट का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। चलो ठीक है, तो अगले लगभग आधा घंटा आप सोचना हम अब मैथ्स की क्लास में बैठे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को मैथ्स में डर लगता है उनको थोड़ा सा घबराहट हो जाएगी अब। ठीक है, तो कैलकुलेटर को निकाल लो, उसकी 2 बार पूजा कर लो कि हे कैलकुलेटर भगवान हमारा साथ देना। ठीक है, क्योंकि अब हम तरीके कर रहे हैं ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन, है ना। तो मतलब अब अगले आधे घंटे सिर्फ कैलकुलेशन सीखनी है। ठीक है, तो कैलकुलेटर आप निकाल के तैयार रखो, तो वो आपके लिए एक हथियार है। युद्ध पे जाने से पहले जैसे महाराजा अपने तलवार और भाले और ढाल की पूजा करते थे, वैसे ही। ठीक है, तो हमें डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के तरीके सीखने हैं। तो टोटल वैसे 4 तरीके हैं, तो आप 4 बाइफर्केशन कर लो। एक को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, एक को बोलते हैं WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक को बोलते हैं SYD मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, और चौथे को बोलते हैं, मतलब चौथे में 3 नाम है, मशीन आवर, कॉमा प्रोडक्शन यूनिट, कॉमा डिप्लीशन मेथड। तो ये तीनों एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं। तो ठीक है, तो टोटल 4 मेथड है, तो हम 1 बाय 1 चारों को ही पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले 1 हेडिंग डाल लेते हैं, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। जब आएंगे थर्ड पे तब लिखवाऊंगा, हैं अभी तुम्हें अभी से क्यों चुल मची। तो अभी खाली SYD लिखो, तो जब थर्ड पे पहुंचेंगे तब मैं खुद लिखवाऊंगा ना। तो अभी खाली SYD लिखना है। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं, SLM। चलो SLM की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें 1-2 कहानी लिख लो फर्स्ट एरो डाल के। डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट, डेप्रीसिएशन पर एनम इज इक्वल टू। तो ये पहला फॉर्मूला था जब आपने बचपन में कॉमर्स ली थी, तो पहला फॉर्मूला आपके जीवन का आया था ये, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। बिल्कुल जी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा 5 मिनट ड्रामा देखना है, लिखना नहीं है। तो हमने ऊपर 3 फैक्टर लिखे थे जो डेप्रीसिएशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप मत लिखना, मैं जो नीचे लिख रहा हूँ। मान लो कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और यूजफुल लाइफ है 3 साल। तो क्या आंसर आएगा? 30,000। तो अब ध्यान से देखना, अब ये सब ड्रामा आप मत करना। ठीक है, तो शुभम भाई ऑनलाइन के हमारे प्यारे चीते, आप ध्यान से देखना। अगर कॉस्ट को 1 लाख की बजाय 4 लाख कर दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 की जगह 1 लाख कर दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा।
लाइफ को 3 साल की जगह 5 साल कर दूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो डेप्रीसिएशन को कौन से 3 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? बस तो देखो आप भी चैंप हो गए अब। तो ये तो ऊपर लिखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को कौन से 3 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? कॉस्ट। तो क्लियर हो गया? चलो तो बहुत बढ़िया। तो कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और यूजफुल लाइफ। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन को ये 3 ही चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमेशा, कॉस्ट या स्क्रैप वैल्यू या यूजफुल लाइफ। बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट एरो डाल के लिखना डेप्रीसिएशन परसेंटेज इज इक्वल टू, डेप्रीसिएशन परसेंटेज इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन पर एनम अपॉन कॉस्ट इनटू 100। ठीक है, मतलब ये परसेंट में अगर निकालना हो तो। चलो ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। लिखो एग्जांपल 1, कॉस्ट इज इक्वल टू 10,20,000, लाइफ इज इक्वल टू 5 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 80,000। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? डेप्रीसिएशन परसेंटेज। चलो निकालो जी, ऑनलाइन के ची तो आप भी 18.43। ठीक है, चेक कर लेते। तो पहले तो आप निकाल लो डेप्रीसिएशन पर एनम, मतलब कि एनुअल डेप्रीसिएशन कितना है 1 साल का। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, तो ये कितना आया? 1,88,000। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया डेप्रीसिएशन पर एनम। और अगर मुझे निकालना है डेप्रीसिएशन इन परसेंटेज की, परसेंटेज कितना है, तो आपको क्या करना है? डेप्रीसिएशन पर एनम को डिवाइड करना है किससे? कॉस्ट से, और इनटू 100। तो 18.43। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक ले लो। चलो सही है, ठीक है। तो ये एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन, ये तो सिर्फ आपके हाथ खोलने के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। तो जस्ट ऐसे कि आपके कैलकुलेटर पे बटन दबने शुरू हो जाएं, उंगलियां जो हैं थोड़ा सा वार्म अप कर लें। ठीक है, तो 18.43%। चलो एक और एग्जाम्पल 2। कॉस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 40,000, लाइफ इज इक्वल टू 10 ईयर्स, डेप्रीसिएशन पर एनम, नहीं डेप्रीसिएशन, सॉरी पर एनम नहीं, डेप्रीसिएशन परसेंटेज इज इक्वल टू 10%, बुक वैल्यू आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 8 लाख। ठीक है, तो वैसे तो कॉस्ट निकालनी है, लेकिन क्योंकि भोले मासूम बच्चे जो हैं उनको हो सकता है बुक वैल्यू का मतलब ना पता हो,
तो बताओ बुक वैल्यू किसे कहते हैं? जब आप मशीन को यूज़ करते रहते हो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और 3 साल तक यूज़ करते रहोगे तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो 3 साल के बाद जो मशीन की वैल्यू बची होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो समझ गए बुक वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स का क्या मतलब है सब बच्चे? ठीक है, चलो तो आपको कॉस्ट निकालनी है कि आज कितने की खरीदी। 11,42,857.14। ठीक है, तो कम से कम 10 बच्चों के जब सेम आंसर आएंगे तब माना जाएगा सही है ना भाई? एक का तो कुछ भी आ सकता है तो कम से कम 10 विद्यार्थियों के जब सेम उत्तर आएंगे तब सोचें। चलो तो देखो, आपको कॉस्ट तो नहीं दे रखी है ना, कॉस्ट आपको निकालनी है। तो कॉस्ट को सबसे सिंपल तरीका पहले अगर हम करें फॉलो, तो कॉस्ट को x मान लें। कॉस्ट को क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। तो कॉस्ट को मान लेते हैं कि कॉस्ट जो है x है, क्योंकि हमें तो नहीं पता आज क्या है। अब स्क्रैप वैल्यू जो दे रखी है आपको 40,000, वैसे इसका कोई काम नहीं है ना? स्क्रैप वैल्यू आपको सिर्फ किस लिए दे रखी है? पागल बनाने के लिए, क्योंकि वैसे स्क्रैप वैल्यू का हमें कोई भी काम नहीं है। अच्छा, काम क्यों नहीं है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि आपको डेप्रीसिएशन परसेंटेज गिवन है 10% पर एनम। तो जब आपको डेप्रीसिएशन का परसेंटेज गिवन है 10%, तो हमें पता है कि हम हर साल 10% गिरावट करेंगे। तो फिर आपको स्क्रैप वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको लाइफ की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्क्रैप वैल्यू और लाइफ जो होते हैं ये आपको मतलब ऐसे ही दे देता है कभी कभी। तो अगर आपको परसेंटेज पता है 10%, तो आपको तो सीधा इसका मतलब पता ही है गिरावट कितने प्रतिशत होनी है? 10%, है ना? तो पहले मैं करके दिखा रहा हूँ डेमो, फिर आप बताना कि आप संतुष्ट हो या नहीं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन जो होता है वो हम 10% जब निकालते हैं 10%, तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का निकालते हैं। अब कॉस्ट कितनी हमने मान रखी है? x। तो क्या मैं डेप्रीसिएशन को लिख सकता हूँ 10x/100? और फिर जब अगले साल का डेप्रीसिएशन निकालूंगा सेकेंड ईयर का, तो वो भी सेम ही निकलेगा 10x/100, क्योंकि आपको 10% हमेशा हर साल कॉस्ट का कैलकुलेट करना होता है। तो हर साल आप 10% किसका कैलकुलेट करते हो? कॉस्ट का। और कॉस्ट आपने कितनी ले रखी है? x। तो थर्ड ईयर भी जो आपकी डेप्रीसिएशन की गिरावट होगी वो होगी 10% ऑफ x। तो पहले आप मुझे इतना बताओ कि इतना आप संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है? ओके, सभी दोस्तों को ओके, कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो तो कॉस्ट को अगर हमने x मान रखा है, अब पहले साल का डेप्रीसिएशन जो है वो माइनस कर देता हूँ 10x/100। दूसरे साल का भी डेप्रीसिएशन मतलब गिरावट जो हुई वो माइनस कर देता हूँ, और तीसरे साल की भी जो गिरावट हुई वो माइनस कर देता हूँ। तो 3 साल बाद जो वैल्यू बची है वो गिवन है 8 लाख। तो इस इक्वेशन से आप संतुष्ट हो भाइयों बहनों? कोई भी अजीब तो नहीं लग रहा? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x का उत्तर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है? तो कितना आएगा x का उत्तर? हाँ, तो जो बच्चे बता रहे हैं वो उत्तर सही ही है।
11,42,857 पॉइंट छोड़ देते हैं, चलो अप्रॉक्स इतना, तो 11,42,857 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो क्लियर हो गया वाला एग्जांपल सबको, इसमें कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन आपको परसेंटेज 10% दे रखा है, तो बस आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल। तो बताओ ऑनलाइन के चीज़ तो क्लियर है भाइयों बहनों, आपको भी कोई बच्चा दिक्कत तकलीफ में तो नहीं? चलो ठीक है, तो मैं आगे एक स्टार पॉइंट गलवा के लिखवाता हूँ, तो लिखो इसी में स्टार पॉइंट डाल के, इन दिस मेथड value of asset becomes zero at the end of life. In this method, value of asset becomes zero at the end of life. इस मेथड में एसेट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है ना। तो जैसे एक डेमो कर देता हूँ छोटा सा। तो मान लो आपने एसेट खरीदा है 5 लाख का है, ठीक है, एसेट की कॉस्ट है 5 लाख और एसेट की लाइफ है 5 ईयर्स। तो आपका डेप्रीसिएशन कितना हुआ निकालो। मतलब 1 साल का डेप्रीसिएशन पर एनम कितना हुआ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, अपॉन लाइफ तो कितना आ जाएगा 1 लाख। अब 5 साल तक जब आप 1 लाख रुपए की गिरावट करते रहोगे, 5 साल तक 1 लाख रुपए की गिरावट करते रहोगे, तो 5 साल के पश्चात बताओ अब एसेट की क्या वैल्यू बचेगी, 0। तो आप संतुष्ट हो गए ऊपर की इंग्लिश से। तो इस मेथड में एसेट की लाइफ के ख़त्म होने पर एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 5 साल बाद इस एसेट की वैल्यू क्या बचेगी, 0, क्योंकि 5 साल में आपने इसको पूरा डेप्रीशिएट कर दिया। तो 5 साल बाद एसेट की लाइफ बचेगी 0, मतलब वैल्यू बचेगी 0। तो क्लियर है वाला पॉइंट, समझ आ गया? चलो, तो बस, तो ये जो पहला मेथड होता है इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का बस क्रक्स ये समझ लो, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्रक्स ये है कि जो भी एसेट की कॉस्ट होती है, जो भी आपके मशीन की कॉस्ट होती है, हम हर साल डेप्रीसिएशन उस कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं। और इसमें डेप्रीसिएशन जो होता है वो आपका यूनिफॉर्म रहता है, मतलब हर साल सेम रहता है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख या जो भी है उतना हर साल सेम रहता है। चलो ठीक है, तो ये तो पहला मेथड हो गया, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आते हैं नंबर 2, हेडिंग डालते हैं। नंबर 2 मेथड का नाम होता है WDV। WDV की फुल फॉर्म, हाँ, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसमें लिख लेते हैं पहले कुछ बातें। इन दिस मेथड कॉमा depreciation is calculated on reducing balance या ब्रैकेट में और बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एवरी ईयर।
full stop. Therefore depreciation keeps on reducing. Depreciation keeps on reducing every year and assets never becomes zero. And asset never becomes zero. तो इस मेथड में एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, क्योंकि इस मेथड में डेप्रीसिएशन हर साल सेम नहीं होता. इस मेथड में डेप्रीसिएशन हर साल जो है कम होता रहता है, तो उसकी वैल्यू जो है कम होती रहती है ना. तो इसका मतलब एक ऐसी डेमो करके दिखा देता हूँ आपको. तो मान लेते हैं कि आपने एसेट की कॉस्ट, एसेट आपने खरीदा 1 लाख का, ठीक है, और डेप्रीसिएशन आपको करना है 10%. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? 10,000. तो अब 1 साल बाद आपकी क्या वैल्यू बच गई? 90,000. तो जब आप अगले वर्ष डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो 9,000 रुपये लगेगा. ठीक है, तो क्लियर है भाइयों बहनों? फिर 2 वर्ष के बाद इसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी? 81,000. तो अगर आप तीसरे वर्ष का भी डेप्रीसिएशन लगाओगे तो वो होगा 8100. तो इसमें हमेशा आगे 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 बढ़ते बढ़ते डेप्रीसिएशन जो है कम होता रहता है. तो इसीलिए इसका नाम ही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो क्लियर है पॉइंट? ठीक है दोस्त, चलो. तो यहां तक कोई दिक्कत, डाउट? ये वाला मेथड याद आ गया? ठीक है, तो ये आप बना भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एग्जाम्पल में कवर कर लेंगे. उसके बाद सेकेंड एरो. अब डेप्रीसिएशन का एक फॉर्मूला है इसमें, जो बस ट्रू फॉल्स के लिए आपको वैसे पता होना चाहिए. डेप्रीसिएशन परसेंटेज इज इक्वल टू 1 माइनस nth रूट. nth रूट के अंदर है स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट इनटू 100. और यहाँ पर n का मतलब है यूजफुल लाइफ. ठीक है, तो मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि बाद में आप मेरे बाल नोचने ना आ जाना. इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन नहीं करना आपको, कहीं आप सोचो हमें खुद करना है एप्लीकेशन. आपको डेप्रीसिएशन का परसेंटेज गिवन होगा तो आपको एप्लीकेशन नहीं करना. लेकिन ट्रू फॉल्स में कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ इसका फॉर्मूला यही है क्या, तो आप कहोगे हाँ यही है, या वो कुछ और देगा तो कह दोगे कि नहीं ये नहीं है. तो बस ये पता होना चाहिए. ठीक है, तानुष भाई पूछ रहे हैं कि सर एक्चुअल मेथड कौन सा है कैलकुलेट करने का? भाई दोनों ही एक्चुअल है. भाई आपको तो ये सिखाया जा रहा है ना कि पिज़्ज़ा कैसे बनाना है और बर्गर कैसे बनाना है. अब आप पूछ रहे हो सर एक्चुअल खाना क्या है? तो वो तो क्वेश्चन वाला बताएगा ना आपको. क्वेश्चन कहेगा WDV मेथड, तो फिर आप ये फॉलो करोगे. क्वेश्चन कहेगा SLM मेथड, तो वो फॉलो करोगे. वो तो क्वेश्चन बताएगा. उसके बाद अगला पॉइंट, दिस मेथड puts constant burden on P&L. This method puts constant burden on P&L account when cost of repairs increase in later years. When cost of repairs increase in later years. इसमें आप
कांस्टेंट बर्डन ऑन पीएनएल को हाईलाइट कर लेना और कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इंक्रीज को अंडरलाइन कर लेना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। तो ये एग्ज़ाम में हर साल लगभग पूछा है थ्योरी के अंदर, ट्रू फॉल्स में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलो तो इसको समझा देता हूँ। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ सिर्फ उदाहरण देने के लिए कि आपके पास कोई मशीन है और इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल लॉजिकल मतलब एनालिसिस है, तो आप ध्यान से सुनना। जब आप कोई मशीन खरीदते हो तो जनरली उस मशीन में शुरू में रिपेयर का खर्चा कम आता है ना, लेकिन जैसे जैसे वो मशीन पुरानी होती रहेगी तो लेटर ईयर्स में उसको रिपेयर का खर्चा कराने का खर्चा ज़्यादा आएगा। ऐसे ही होगा, नई मशीन खरीदोगे तो खर्चा कम आएगा रिपेयर का, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती रहेगी खर्चा बढ़ता रहेगा। अब WDV मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो उल्टा चलता है। उल्टा मतलब कि वो पहले साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज़्यादा देता है, अगले साल थोड़ी कम देता है, उसके अगले फिर थोड़ी और कम देता है, फिर थोड़ी और कम देता है और फिर थोड़ी और कम देता है। तो पहले आप इन दोनों बातों से प्रैक्टिकली संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है? बिल्कुल सही है, लॉजिकल, ठीक है। तो अब देखिएगा जादू। रिपेयर का खर्चा और डेप्रिसिएशन दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंस हैं, तो दोनों ही खर्चों को हम अपने पीएनएल में डेबिट में लिखेंगे क्योंकि दोनों ही हमारे लिए क्या हैं, एक्सपेंस। अब मज़ेदार बात ये होती है कि रिपेयर का खर्चा तो धीरे धीरे बढ़ रहा है पर डेप्रिसिएशन का खर्चा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हर साल एवरी ईयर जो पीएनएल पर बर्डन पड़ रहा है वो कांस्टेंट पड़ रहा है, यानी कि पीएनएल को ऐसा नहीं लग रहा कि यार किसी साल तो ज़्यादा बर्डन किसी साल कम बर्डन। पीएनएल कह रहा है वेरी गुड, हर साल एक ही बर्डन है। बात समझ आई? तो इंग्लिश में ये बात ऊपर लिखवाइए आपको। तो इंग्लिश की बात और ये कहानी आपको सही लगी, मतलब समझ आ गई? तो बस ये तो आपको तो मेन इंग्लिश याद रखनी है, बाकी इंग्लिश कह क्या रही है वो मैंने आपको नीचे समझाया है वैसे, ठीक है। तो ये आप बना भी सकते हो, नहीं तो समझ आ गया तब भी ठीक है, बट समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो रिपेयर का खर्चा आपका बढ़ता रहता है, डेप्रिसिएशन कम होता रहता है, तो ओवरऑल जो बर्डन है पीएनएल पर वो बरकरार रहता है, सेम। तो इस मेथड की ये थोड़ी सी खूबसूरती है ना। तो जिस भी एसेट में रिपेयर का खर्चा बढ़ता है उस तरह के एसेट्स में हम ये वाला मेथड जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मेथड फिर पीएनएल के बर्डन को कांस्टेंट बरकरार रखता है। तो अगर आप हर साल देखोगे तो हर साल खर्चा सेम ही पड़ेगा। तो ये इस मेथड की खूबसूरती है। तो क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ तो इसको तो एक ब्लॉक ही बना लेते हैं। इस टर्मिनोलॉजी का नाम है, इसे बोलते हैं, सितारा लगा लेते हैं, डेप्रीशिएबल अमाउंट। ये टर्म आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, डेप्रीशिएबल अमाउंट। तो वैसे तो एक 11th में पढ़ाया जाता है, तो अगर है किसी को याद तो बताओ। डेप्रीशिएबल अमाउंट, हाँ, तो ये फॉर्मूला लिख लो, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसको बोलते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। तो कभी कभी वो आपको ये टर्म दे देता है तो बच्चा सोचता है अरे क्या दे दिया, डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या है? तो बस डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। चलो तो कुछ डेमो करते हैं। तो कैलकुलेटर भगवान की पूजा कर लो। तो एग्जाम्पल 1, कॉस्ट इज इक्वल टू 5,80,000
स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 30,000, लाइफ इज इक्वल टू 6 years, depreciation is equal to 10% per annum WDV. फाइंड, बताओ क्या निकालना है आपको? आपको निकालनी है बुक वैल्यू आफ्टर, बताओ कितने साल? 4 साल। चलो, तो कुछ बच्चों ने तो सांस भी लेने नहीं दी, तो बाकी बच्चों पे प्रेशर आ गया, दबाव आ गया। तो बाकी बच्चों का भी ध्यान रखो, भेदभाव नहीं करना। दूसरे बच्चे को ये ना लगे यार मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो उन्हें भी सांस लेने दो। बताओ कितना आ रहा है आंसर? 3,60,000 3,60,555 855। तो देखो यही आ रहा है क्या? 3,60,855। तो ऑनलाइन के चीते अलग बता रहे हैं। 3,80,538। ठीक है, ऑनलाइन के चीते भी यही बता रहे थे। क्या हुआ, तलवार ने धोखा दे दिया? तो कैलकुलेटर भगवान की पूजा नहीं करी ढंग से। तो चलो देखो, कॉस्ट है 5,80,000, तो कैलकुलेटर पे इसको टाइप कर लो 5,80,000। स्क्रैप वैल्यू का कोई काम नहीं है, पागल बनाने के लिए देता है। लाइफ का कोई काम नहीं है, पागल बनाने के लिए देता है। अब कैलकुलेटर पे माइनस का बटन दबाओ और माइनस का बटन दबा के कर लो -10%। फिर एक बार और दबा देना -10%, एक बार और दबा देना -10%, और एक बार और दबा देना -10%। क्योंकि 4 साल बाद की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको 4 वर्षों तक 10% लगातार कम करना है। तो देखो यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। बाकी जो मैथमेटिकल कलाबाज हैं, ठीक है, तो मैथमेटिकल कलाबाजों के लिए एक और मैथमेटिकल बता देता हूँ तरीका, उससे भी सेम ही आ जाएगा। इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90%। तो एक बार करके देख लो जो मैथमेटिकल कलाबाज हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल कलाबाज हैं, स्क्रैप वैल्यू का कोई यूज़ नहीं होता, हम डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पर लगाते हैं, तो इसीलिए तो सिखाने के लिए दिया था, ठीक है पार्थ भाई। ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, जो भी बच्चा मैथमेटिकल कलाबाज है अपने हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डाल सकता है। बट ओके हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना है आपको, जब भी परसेंटेज आपको डेप्रिसिएशन दे रखी है 10% पर एनम, तो परसेंटेज को कॉस्ट पर अप्लाई करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू पागल बनाने के लिए देगा, लाइफ पागल बनाने के लिए देगा, जैसे मैंने दी आपको, ठीक है, ओके। ऑनलाइन के चीतों आप भी ध्यान से सुन लिया ना, तो पागल नहीं बनने का। चलो एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 में लिखो बुक वैल्यू आफ्टर 4 years इज इक्वल टू 3,90,450। depreciation is equal to 10% per annum WDV. Find cost. Find cost.
चलो तो करो जी। पाँच लाख 95,157। तो ऑनलाइन के चीते तो कुछ और बता रहे हैं। 5 लाख, अच्छा ठीक है, 5,71,657, ठीक है। तो पहले मैं गधा मजदूरी वाला तरीका कर रहा हूँ, मतलब लंबा मेथड जो वैसे नहीं करना, लेकिन दिखाने के लिए। तो कॉस्ट को क्या मान लेते हैं, x। तो x माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10%, 4 साल के बाद क्या वैल्यू दे रखी है ना। और इसको दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, x इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90%, तो भी यही आएगा, है ना। पहले इतना ओके हो गया। चलो, तो आपको अगर x निकालना है तो बहुत सिंपल हो गया। कैलकुलेटर पर 4,50,000 टाइप करो, डिवाइड बाय 90% दबाओ, डिवाइड बाय 90% दबाओ, डिवाइड बाय 90% दबाओ और डिवाइड बाय 90% दबाओ। तो कितना आएगा, 5,95,107, यही आ रहा है। ओके, तो 5,95,107 आ रहा है। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, इसको क्रॉस चेक भी करो। अब कैलकुलेटर पर एक बार यही फिगर टाइप कर लो, 5,95,107 और माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10% माइनस 10%, 4 बार दबा कर देखो क्या आ रहा है। यही आ रहा है 390,450। हाँ, तो क्रॉस चेक हो गया ना, इसका मतलब हम ठीक हैं, है ना। तो इसका मतलब कॉस्ट आ गई 5,95,107। तो क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए ताकि पता लग जाए कि हम ठीक हैं। चलो ठीक है, तो ये वाला तरीका आपको सिखा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो गणित के मैथमेटिकल कलाबाज नहीं हैं, है ना, उन्हें दिक्कत आ सकती है। चलो, तो देखो जी, जो नॉन मैथमेटिकल कलाबाज हैं वो एक चीज़ समझो, आप किसी भी वैल्यू में अगर 10% हटाते हो तो उसका मतलब ये भी है एक प्रकार से कि आप उस वैल्यू का 90% निकाल रहे हो। ठीक है हर्षुल भाई, ठीक है बाकी भाई। तो अगर आप किसी भी वैल्यू का, चलो अगला आप बताओ, मान लो किसी भी वैल्यू का अगर आप 20% घटा रहे हो, तो इसका मतलब एक तरह से आप उस वैल्यू का 80% निकाल रहे हो। ठीक है, नहीं मल्टीप्लाई गुरुदेव, देखो तुम मूर्ख हो, 100 का अगर 30% घटा रहे हो तो इसका मतलब है आप 100 का एक तरह से 70% निकाल रहे हो। ठीक है, नहीं पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो ओके है। चलो एक और डेमो देख लो, अगर आप 200 का 40% घटा रहे हो तो एक तरह से आप 200 का 60% निकाल रहे हो। अगर ये गणित की कलाबाजी आपको समझ आ रही है तभी वो ऊपर की कलाबाजी कर पाओगे।
क्लियर हो गया? तो ये कलाबाजी आपको समझ आनी चाहिए गणित में कि आप किसी भी वैल्यू का जब 10%, 20%, 30% या कितना भी परसेंट अगर घटा रहे हो तो दैट मीन्स आप उस वैल्यू का बचा हुआ परसेंट निकाल रहे हो। तो ये बादल भेजे में घुस गया, ठीक है। तो जितनी भी मोटी बुद्धि के और मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनकी बुद्धि में घुस गया, ठीक है। तो अब एक और एप्लीकेशन देता हूँ इसका। तो मैंने तो अभी इसलिए कहा था अभी मैथ्स की क्लास चल रही है, मुझे मैथ्स का टीचर मत समझो, मेरे से मैथ्स के डाउट मत पूछो इसलिए, लेकिन ये मैंने फिर भी सिखा दिया। चलो अब एक और डेमो करते हैं, एग्जाम्पल 3। तो बुक वैल्यू आफ्टर 6 years is equal to 4,60,850। उसके बाद डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 25% पर एनम WDV, ठीक है। फाइंड कॉस्ट, फास्ट करना है, फास्ट, ठीक है। गधा मजदूरी वाले तरीके से नहीं करना, फास्ट तरीके से। हाँ, डुअल इफेक्ट, बिल्कुल सही कविश भाई। ठीक है, तो अमन सर को बोलता हूँ अगले बैच में। क्या आ रहा है? $82,000 आ रहा है। चलो, तो इसका मतलब 25 लाख, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है 25 लाख समथिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन के चीते भी ऐसे ही कुछ भेज रहे हैं, ओके। तो कैसे कैसे करना है, सीधा शॉर्टकट तरीके से ही सिखाऊं या गधा मजदूरी बस समझनी है पहले? चलो फिर भी एक बार गधा मजदूरी देख लो। तो देखो, अगर कॉस्ट x है और आप 6 सालों तक लगातार 25% कम कर रहे हो, है ना, तो ये वैल्यू बच रही है। तो इसको आप कैसे भी बोल सकते हो, कैसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं 6 सालों तक 75% वैल्यू निकालता रहूं बार बार, अगर मैं 6 वर्षों तक 75% निकालता रहूं वैल्यू बार बार, तो ये वैल्यू आएगी। बोलो यस या नो? हाँ, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। और फिर आप x निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, करो, चलो कैलकुलेटर पर टाइप करो 4,60,850 और डिवाइड का बटन दबाते रहो। डिवाइड 75%, डिवाइड 75%, डिवाइड 75%, डिवाइड 75%, डिवाइड 75% और डिवाइड 75%, तो आंसर आ जाएगा 2589357। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली। और क्रॉस चेक खुद ही करके देख लो अगर करना है तो, वैसे सही है आंसर। ठीक है, तो अभी मैथ्स की क्लास है, मेरे को इसलिए क्षमा कर देना। मेरे से मतलब एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें मैं कुछ जादू करके समझा पाऊँ, क्योंकि जो है वो है आपके आंखों के सामने, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था कि हम आधे पौने घंटे मैथ्स की क्लास में रहेंगे। बट ओके हो गई कहानी? हाँ हाँ, उधर चला गया ना, RHS में चला गया दोस्त, इधर चला गया। हाँ
हाँ हाँ, तो मतलब सही समझ गए ना तुम। तो एक काम करो, गणित के ट्यूटर से संपर्क करना, क्योंकि मेरे तो दायरे से बाहर है भाई। तो तुम ऐसा एक बार क्रॉस चेक करके कर लो। मैं बस ये समझा सकता हूँ कि अगर तुमने x लिया कॉस्ट को, ठीक है, और x का आंसर अगर ये निकल रहा है, तो अब तुम 25% 6 वर्षों तक माइनस करके एक बार देख लो कि क्या आ रहा है कैलकुलेटर पर। अब ये एक बार करके देख लो भाइयों, आप भी करके देख लो क्या आ रहा है। 450, अच्छा 460850। चलो तो यही आ रहा है। बाकी अब कैसे करना है खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। मेरी छाती पर मूंग मत डलना। हाँ, तो जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे करो। मेरा काम था आगे से पीछे जाना, पीछे से आगे जाना, जैसे करना है करने का। हाँ, तो ओके, क्लियर हो गया भाई। मुझे अकाउंटिंग सिखानी है ना, मैं गणित में ही लगा रहूँगा नहीं तो। चलो, तो दूसरे मेथड का नाम क्या है? नहीं, दूसरे का तो WD। हाँ, अब करेंगे तीसरा। चलो, तो अब तीसरा नए पेज पे डालना हेडिंग। चलो, तो अब मुझे बेइज्जती करने का, आपकी बेइज्जती करने का मेरे को अब हथियार पता चल गया कि कभी भी आपकी बेइज्जती करनी है तो आपको गणित का एक क्वेश्चन दे दो, है ना, तो आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। चलो, तो अब आपसे परसेंटेजेस निकलवाया करूँगा जब आपकी बेइज्जती करनी होगी। चलो, तो अब इसकी फुल फॉर्म लिखो। SYD की फुल फॉर्म है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है। तो ये करते हैं बच्चे से, क्योंकि ये तो पहली बार ही आप पढ़ रहे हो, है ना। चलो, तो इसमें लिखना इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ WDV मेथड। इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ WDV मेथड। ये भी एक WDV मेथड का ही वेरिएशन है, यानी कि इस मेथड में भी पता है क्या होगा, मतलब डेप्रीसिएशन पहले साल ज़्यादा होगा, फिर कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डेप्रीसिएशन कम होता रहेगा। हाँ, तो इसलिए ये वाला मेथड भी एक तरह से WDV मेथड का ही वेरिएशन है। पहले साल डेप्रीसिएशन ज़्यादा और उसके बाद कम। चलो, तो पहले आपको ये, अब एक और देखो, मैथ्स का पॉइंट आ रहा है। अब दोबारा से बेइज्जती के लिए तैयार रहना, देखो, और मेरी छाती पर मत मूंग दलने आ जाना। हाँ, कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला। हाँ, ये सब 5वीं के फॉर्मूले हैं। चलो, तो अब आपसे पूछता हूँ। तो मान लो हमारी लाइफ है 6 साल, एसेट की लाइफ है 6 साल, ठीक है। तो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो बस गणित के कलाबाज बताना, बाकी नॉन गणित वाले चुपचाप चेप लेना। n इंटू, बिल्कुल सही, n इंटू n+1/2। तो लिख लो नॉन गणित के कलाबाज, ये फॉर्मूला लिख लो भाइयों, n इंटू n+1/2। हालांकि मैं इसका डेमो दे दूंगा, डोंट वरी। तो अगर आप n की जगह 6 पुट करोगे तो आपको सम मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 21। ठीक, तो ये तो हो गया जो मैथमेटिकल कलाबाज हैं उनके लिए। अब नॉन मैथमेटिकल वाले, वो लाल कलर की स्याही पर फोकस करना। भाई हम तो नॉन गणित वाले हैं, हमें क्या पता।
तो आप ऐसे लाल कलर की संख्याओं को जोड़ लो उंगलियों पर, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6, एक बार इनको जोड़ लो, ठीक है। तो नॉन गणित के कलाबाज लाल रंग की संख्याओं को उंगलियों पर जोड़ लो, तो देखो क्या संख्या बन गई, 20, ठीक है। तो बस इसी को कहते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट, ठीक है। तो देखो मैंने दोनों तरीके सिखा दिया, बाद में मेरे बाल मत नोचना। तो जो मैथ्स वाले चीते हैं वो सीधा n × n+1/2 करेंगे, और नॉन मैथ्स वाले अपनी उंगलियों पर गिनेंगे। तो एक डेमो और कर लेते हैं, चलो, है ना। अब मान लो अगर आपको देता हूँ, अगला बताना, लाइफ देता हूँ मान लो 8 साल, तो अब SYD निकालो। तो आप मैथ्स वाले चीते हो, ठीक है। अब नॉन मैथ्स वाले उंगलियों में गिन लो भाइयों नॉन मैथ्स वाले उंगलियों पर गिन लो, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8। ठीक है। तो दोनों तरह के कलाबाज संतुष्ट, या और डेमो लेना है? एक और दे दें डेमो, चलो एक और डेमो ले लो। मान लो लाइफ है आपके एसेट की 5 साल, और नॉन मैथ्स वाले उंगलियों पे गिनो, ठीक है 15, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया हर तरह के एंगल से। अब तो नहीं पूछोगे आप क्वेश्चनों में कि SYD कैसे निकल रहा है, तो क्लियर हो गया सम ऑफ ईयर डिजिट क्या है। चलो, तो ये तो हो गया SYD। अब फॉर्मूला लिखते हैं, आ जाओ नीचे। तो ये आप स्टार डाल के लिखना, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। तो इस मेथड में हम डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं, आ जाओ। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, तो इट इज इक्वल टू, नीचे लिखना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है रिमेनिंग लाइफ ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर, होल डिवाइडेड बाय SYD इनटू के बाद लिखना कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो ये मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो आप लिखो एग्जाम्पल 1। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 6 लाख, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 30,000, और लाइफ इज इक्वल टू ले लेते हैं 6 ईयर्स। चलो, तो फाइंड डेप्रीसिएशन फॉर 3rd ईयर, ठीक है। मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी। फाइंड डेप्रीसिएशन फॉर 3rd ईयर। तो बेसिकली एक एसेट है जो 6 लाख रुपए की कॉस्ट है, और उस एसेट की स्क्रैप वैल्यू है 30,000 रुपये, और उसकी लाइफ है 6 साल की।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमको तीसरे साल का डेप्रीसिएशन फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो पहले। चलो ठीक है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको निकालना है सम ऑफ ईयर्स डिजिट। तो SYD कितना आया अगर निकाला तो 21। ठीक है, तो SYD कितना आ गया 21। तो ये आप लिख सकते हो। दूसरा हम निकाल लेते हैं, या कम से कम पता ही होना चाहिए। दूसरा हम निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, राइट। तो वो कितना आ गया 5,70,000। ठीक है, तो अब देखो इस मेथड का पर्पस क्या होता है। इस मेथड का पर्पस ये होता है कि ये जो 5,70,000 है बेसिकली, ठीक है, पहले मैं आपको इसका मेथड का रटने से पहले कम से कम लॉजिक समझा दूं। हमें इस 5,70,000 को बेसिकली इन 6 वर्षों में एप्रोप्रिएट करना है। ये हमारा उद्देश्य है कि इस 5,70,000 को हमें इन 6 वर्षों में क्या करना है, एप्रोप्रिएट करना है, ख़त्म करना है। अब 6 वर्ष का मतलब वही नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो अगर पहले मैं बेसिक कॉमन सेंस से करूँ, जहाँ भी कुछ मैथमेटिकल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिंपल अकाउंटिंग एंगल से करें कि मान लो 6 पार्टनर्स हैं, ये उनका एक रेशियो दे रखा है, इसको आप एक रेशियो मान लो 1:2:3:4:5:6, ऐसे मान लो, ये क्या मान लो, रेशियो। और आपको बोला जाए कि 5,70,000 को इस रेशियो में डिवाइड करो, तो कैसे करोगे बताओ। पहले वाले का, अगर पहले वाले का निकालना है तो क्या निकालोगे आंसर, 5,70,000 इंटू 1/21 ऐसे निकलेगा। दूसरे वाले का आंसर निकालना होगा तो 2/21। इसका आंसर निकालना होगा तो 5,70,000 इंटू 3/21। इसका निकालना हो तो 4/21। इसका निकालना हो तो 5/21, और इसका निकालना हो तो 6/21। तो अगर आप ऐसे करोगे तो ये पूरा अमाउंट 5,70,000 नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे निकालोगे तो ये पूरा अमाउंट 5,70,000 नहीं बनेगा। बन रहा है 5,70,000 या बन रहा है, बनना तो चाहिए, बन जाएगा, क्योंकि 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21, एक तरह से आप पूरी सम उसकी लाइफ को जोड़ रहे हो। तो 5,70,000 जो है वो क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट हो जाएगा 6 वर्षों में। तो इस मेथड में भी बेसिकली हम यही कर रहे हैं, लेकिन बस ऐसे शो नहीं करते, मतलब ऐसे दिखाते नहीं है। तो इसका हमने एक फॉर्मूला बना लिया। अब वो फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको क्या है। इसका फॉर्मूला ये बना लिया कि अब हमें कौन से साल का डेप्रीसिएशन निकालना है, जैसे तीसरे साल का। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें तीसरे साल का डेप्रीसिएशन निकालना है, नहीं 3/21 नहीं, अब दोस्त अब पहले मैं पूरी इंग्लिश लिख लेता हूँ। इसकी पूरी इंग्लिश थी रिमेनिंग लाइफ, और ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर। अब ध्यान से देखना ये ऐसा क्यों बनवाया फॉर्मूला, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अपॉन SYD इंटू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो बड़े ध्यान से सुनना, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा अभी।
अगर आप 1:2:3:4:5:6 के रेशो में बांटोगे तो आपके जो आंसर्स निकलेंगे उसमें पहला आंसर सबसे छोटा होगा, अगला वाला उससे बड़ा होएगा, अगला और बड़ा होएगा, और लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। जबकि इस मेथड में जो डेप्रीसिएशन होता है वो WDV मेथड का ही वेरिएशन है। तो इस मेथड में आपका पहला आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, सबसे बड़ा, अगला वाला उससे कम, अगला वाला उससे कम। तो इस मेथड में प्रैक्टिकली जब हम रेशियो में बांट रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन रेशियोज को रिवर्स ऑर्डर में डाल देते हैं ताकि आंसर सबसे पहले वाले का सबसे ज़्यादा है, अगले वाले का थोड़ा कम, अगले वाले का थोड़ा कम, अगले वाले का और कम, लास्ट वाले का सबसे कम। तो रेशियो तो वही है 1 2 3 4 5 6 का, लेकिन वो रेशियो ऑर्डर वाइज नहीं लिखते, क्योंकि अगर आप ऑर्डर वाइज लिखोगे तो पहले का आंसर सबसे छोटा आ जाएगा और आखिरी का आंसर सबसे बड़ा आ जाएगा। जबकि मेथड के अनुसार पहले का आंसर क्या आना चाहिए, सबसे बड़ा, और आखिरी का आंसर सबसे छोटा। तो इस बात को उन्होंने कैसे बना दिया, एक फॉर्मूले का रूप देकर। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करवाता हूँ। रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर, तो आप अगर दोबारा से देखो कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है और प्रेजेंट ईयर को भी इंक्लूड करना है, तो आप काउंट करो कि प्रेजेंट ईयर को भी इंक्लूड कर लो और आपकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई, 4 साल बच गई। तो ऊपर न्यूमरेटर में लिख लेंगे 4 डिवाइडेड बाय SYD कितना है 21, और कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 5,70,000। तो ये आंसर आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, 1,08,571। ठीक है, हाँ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1,08,571। तो एप्लीकेशन ऐसे करके दिखाते हैं एग्जाम में, उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन आप मन में सोच सकते हो कि ये एक तरह से किस रेशो में बांट रहे हैं, 6 5 4 3 2 1 के। तो अगर मैं आपसे पूछता कि चलो 5th ईयर का डेप्रीसिएशन बताओ, तो 5th ईयर का डेप्रीसिएशन निकालोगे तो क्या कर दोगे, 2/21। अगर मैं कहता कि 6th ईयर का डेप्रीसिएशन निकालो तो 1/21। अगर मैं कहता मान लो 1st ईयर का डेप्रीसिएशन निकालो तो 6/21। तो आप किसी भी साल का डेप्रीसिएशन निकाल सकते हो। तो क्लियर हो गया एप्लीकेशन। चलो तो इसका एक और डेमो करते हैं। तो एग्जाम्पल 2, वो तो फॉर्मूला बनाने के लिए, तो फॉर्मूले के शब्दों को छोड़ो, आप फॉर्मूले की भावनाओं को समझो। ठीक है सौम्या दीदी, कॉस्ट 5,60,000, स्क्रैप वैल्यू 20,000 और लाइफ इज इक्वल टू 7 years। फाइंड टोटल डेप्रीसिएशन of 3rd, 4th and 5th year। थर्ड, 4th, 5th ईयर। तो करो पहले आप, तब तक मैं चित्र बना लूं। तो लाइफ है 4 5 6 7 और क्वेश्चन कह रहा है तीसरे साल का, चौथे साल का और 5वें साल का डेप निकालना है। तो बताओ
तो डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना? ठीक है, 5,40,000। ठीक है, बस। तो अब अगर आपको बिना दिमाग लगाए ही करना हो, है ना, बिना दिमाग लगाए करना, तो ऐसे नंबर लिख लो उल्टे। अब उसने कहा तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष का डेप्रीसिएशन बताओ। तो मतलब आपको इतने हिस्से का निकालना है डेप्रीसिएशन। तो अगर आपको इतने हिस्से का टोटल डेप्रीसिएशन निकालना है तो क्या करोगे बताओ? 5/28 और फिर 4/28, फिर 3/20, मतलब 3 साल का निकालोगे आप। भाई 5/28 इंटू 5,40,000, तो इससे तो आपको ये वाले थर्ड ईयर का पता लग जाएगा, और फिर अगले साल का पता लगाने के लिए 4/28, और अगले साल का पता लगाने के लिए 3/28। तो अगर मैं स्मार्ट बच्चा हूँ तो मैं 12/28 ही कर लूँ। भाई 3 बार अलग अलग निकालोगे, फिर उन्हें जोड़ोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो कितना आएगा एक बार बताओ? 2,31,428। ओके, तो एक बार करके देखो कि क्या यही आ रहा है। तो इसमें बताओ पहले कोई दिक्कत, या आप अलग अलग ही निकालना चाहते हो? एक साथ अगर स्मार्ट बनना है तो अलग अलग निकाल सकते हो और उसको फिर जोड़ भी सकते हो। क्लियर है? कोई भी दिक्कत इसमें? तो इस मेथड का नाम क्या हो गया जी? SYD। तो समझ आ गया SYD मेथड? चलो, तो लंबी गहरी सांस लेकर लास्ट हेडिंग और डाल लेते हैं बस। नंबर 4। चलो, बातें नहीं प्यारे बच्चों, बातें नहीं, बातें को थोड़ा कंट्रोल करना है। लिखो चौथा, फिर लास्ट में दूंगा बेइज्जती करने के लिए आपको एक। चौथे का नाम है जी मशीन आवर, कॉमा प्रोडक्शन यूनिट, कॉमा डिप्लीशन मेथड। नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, ये सब एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आज जितनी हमने पढ़ाई करी एग्ज़ाम में इसका रेलिवेंस है 0। हाँ, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, ये तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अंदर की बीच की कोई कैलकुलेशन है जरा सी। तो इसलिए आज की क्लास को आप अकाउंट्स की क्लास मत समझना। आज सिर्फ हम मैथ्स की क्लास कर रहे थे, आज आपको सिर्फ आईना दिखाया गया है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो आज गणित की कक्षा थी, आज अकाउंट्स की है ही नहीं। चलो, तो अब चहल पहल छोड़ो, तो लिखो मशीन आवर, प्रोडक्शन यूनिट या डिप्लीशन मेथड। तो इसका पहले फॉर्मूला लिखो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल टू ईयरली आवर्स ऑब्लिक यूनिट्स ऑब्लिक टन्स होल डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स ऑब्लिक यूनिट्स ऑब्लिक टन्स into depreciable amount, into depreciable amount। बाकी कलर से कलर मैच करवा देता हूँ। आवर यूज़ करना है मशीन आवर मेथड में,
यूनिट्स यूज़ करने हैं प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड में, टन्स यूज़ करना है डिप्लीशन मेथड में। ठीक है, तो कलर से कलर मैच कर लेना। तो ईयरली आवर्स या यूनिट्स या टन्स अपॉन टोटल आवर्स या यूनिट्स या टन्स इनटू डेप्रीशिएबल अमाउंट। चलो ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है ये वाला मेथड। तो लिखो कॉस्ट इज इक्वल टू 5 लाख रुपए। तो मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए का कोई एसेट खरीदा। टन्स क्या होता है? क्या कह रहे हो? टन्स डिप्लीशन। ग्रीन से ग्रीन, ब्लू से ब्लू, येलो से येलो। कर लिया मैच द फॉलोइंग, कर लिया कलर का? ठीक है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 20,000, यूसेज, तो यूसेज लिख लो फर्स्ट ईयर 10,000 आवर्स ऑब्लिक यूनिट्स ऑब्लिक टन्स। सेकेंड ईयर 35,000 आवर्स ऑब्लिक यूनिट्स ऑब्लिक टन्स। और टोटल यूजफुल लाइफ is equal to 60,000 hours ऑब्लिक यूनिट्स ऑब्लिक टन्स। ठीक है, तो बाकी बच्चे सांस ले पाएं? चलो तो है तो बहुत सिंपल, आप भी सांस ले लोगे भी 2 मिनट बाद। तो पहले लेकिन फिर भी समझा देता हूँ सीधा आंसर पे कूदने से पहले। तो हम यही प्रोजेक्टर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हम प्रोजेक्टर के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मैंने जब ये प्रोजेक्टर खरीदा तो मैंने उससे पूछा भैया इसकी लाइफ कितनी है प्रोजेक्टर की। तो उसने प्रोजेक्टर की लाइफ मान लो बताई 60,000 घंटे। तो इस प्रोजेक्टर की लाइफ कितनी है? 60,000 घंटे। पहले इतना क्लियर हो गया? अब पहले साल पता है मैंने प्रोजेक्टर कितना यूज कर लिया? फर्स्ट ईयर पहले साल मैं 10,000 घंटे यूज कर चुका हूं। तो बस हमें ये निकालना है कि पहले साल इस प्रोजेक्टर का डेप्रीसिएशन क्या होगा, ये निकालना है। इसकी टोटल लाइफ है 60,000 घंटे और पहले साल मैंने कितना यूज कर लिया? 10,000 घंटे। तो एक प्रोपोर्शन बन गया। तो आओ निकालते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल है। तो डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर का अगर निकालना हो तो पहले तो प्रोपोर्शन लिख लो। भाई मैंने कितना यूज़ करा? 10,000 घंटे और टोटल यूज़ कितना हो सकता है इसका? 60,000 घंटे। तो एक प्रोपोर्शन बन गया इनटू। अब मेरे प्रोजेक्टर को मतलब मेरे प्रोजेक्टर की डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या है? हाँ वो निकाल लो एक बार। डेप्रीशिएबल अमाउंट 4,80,000। तो मुझे 4,80,000 को अब डेप्रीशिएट करना है। तो पहले साल कितना कर दूंगा? 80,000। तो पहले इसको समझो, देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? लॉजिकल है। अच्छा, अब दूसरे साल मैंने प्रोजेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। दूसरे साल मैंने 35,000 घंटे यूज़ कर लिया। तो दूसरे साल अब कितना डेप्रीशिएट करूँ इसको? ठीक है, तो दूसरे साल का भी आप निकाल लो। 35,000 घंटे यूज़ कर लिया। तो दूसरे साल कितना आ गया? 280। तो देखो पहले इसको डाइजेस्ट करके बताओ कि मतलब आपको सही लगा या कुछ गड़बड़ लग रही है?
मतलब सही है, इसमें कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत? समझ आया? तो देखो ध्यान से सुनना आप। तो जब कभी कभी क्या होता है, कुछ मशीन्स हम खरीदते हैं, जैसे मैंने प्रोजेक्टर का एग्जांपल लिया, तो उनकी लाइफ आपको आवर्स में दे रखी होती है, तो इसलिए मेथड का नाम बन गया मशीन आवर मेथड। मेथड का नाम क्या बन गया? मशीन आवर मेथड। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ आवर्स की बजाय यूनिट्स में होती हैं, कि भाई आप इस मशीन से टोटल 1,00,000 डब्बे बना सकते हो, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। और कुछ मशीन्स नहीं होती, मतलब कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे मान लो कोयले की खदान या आयरन की खदान, आयरन ओर, तो वहाँ पर जो टोटल लाइफ होती है वो होती है कि आप इस खदान से 1,00,000 टन लोहा निकाल सकते हो, तो इस मेथड का नाम क्या बन गया? डिप्लीशन मेथड। तो मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि लाइफ आवर्स में भी हो सकती है, लाइफ यूनिट्स में भी हो सकती है, लाइफ टन्स में भी हो सकती है। बस लाइफ का ये यूनिट चेंज हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा या यूनिट हो जाएगा या टन्स हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला और लॉजिक सेम रहेगा। तो देखो ये वाला सबसे सिंपल मेथड हो गया, तो इसलिए एग्ज़ाम में नहीं आता वैसे। हाँ, ये एग्ज़ाम में नहीं आता। चलो, तो एक बेइज्जती करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ लास्ट, बट 4 मेथड्स हमने सीखने थे आज। चारों मेथड समझ आए थोड़े थोड़े? SLM, WDV, SYD और मशीन आवर। चलो, तो एक ऐसी क्वेश्चन दे देता हूँ बेइज्जती करने के लिए, मतलब देखते हैं रिवीजन करने के लिए। कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2016 इज इक्वल टू 7 लाख। स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू 60,000। लाइफ इज इक्वल टू 12 साल। फाइंड बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2022। ठीक है, मेथड का नाम है SYD। हाँ वसीम भाई, वो तो ऐसी मनगढ़ंत क्वेश्चन है ना, तो ये सब मनगढ़ंत फिगर्स हैं, मनगढ़ंत क्वेश्चन। चलो, तो पहले आप करो फिर देखते हैं। दो 2,32,300। ठीक है, तो 10 बच्चों का सेम आना चाहिए कम से कम। तो बताओ जी, एक ही बच्चे ने बताया अभी तक, तो बाकी बच्चे भी बुद्धि लगाएं। चलो SYD बताओ कितना निकाला? 78। ठीक है, यही आ रहा है SYD, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, चलो तो अब डेप्रीसिएशन। अब आपको उसने पूछा है बुक वैल्यू बतानी है 1 जनवरी 2022 की, तो मतलब एक तरह से 1 साल, 2 साल,
3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 वर्षों के पश्चात क्या वैल्यू बच रही है ये निकालना है। तो आपको 6 वर्षों का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। यही है भाइयों बहनों। तो 6 वर्षों का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कि 6 वर्षों का डेप्रिसिएशन क्या है। तो 6 वर्षों का डेप्रिसिएशन बताओ कि क्या आएगा। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 57 ओके बटे 78 इंटू 7 लाख माइनस 60,000 तो मतलब 6,40,000 लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया 4 4,6,7,6,9,2 ओके। तो 6 वर्षों का डेप्रिसिएशन बच्चे बता रहे हैं आ गया 4,6,7,6,9,2। तो पहले इतना ओके है जी, कोई दिक्कत? तो इतना माइनस कर दूं दोस्त, सही है? गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, तुम्हारी गंभीर चर्चा को देखकर मुझे घबराहट हो गई। तो निकाल लेते हैं, आ जाओ माइनस करके क्या आ रहा है। 7 लाख में से 467,692 माइनस कर दो 2,32,308 सही। ठीक है ना? तो आपको अलग अलग सालों का निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप शुरू के 7 सालों का एक साथ ये जोड़ सकते हो 6 सालों का। तो 57 आ गया। चलो ठीक है जी, चलो तो रिवाइज करना अच्छे से ताकि कल बेइज्जती ना हो। चलो ठीक है, तो बस आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।